हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, एक नई खबर जो कि कुछ टाइम पहले फ्लैश हुई है, उसके अंदर वो श्रीलंका से जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस समय पर जो भी जियो पॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा है, उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर ये है दोस्तों कि असलियत के अंदर चाइना के डेट ट्रैप, ये जो क्या नाम है, कर्ज का जंजाल है, उसके अंदर श्रीलंका के अंदर उसने एक नए लेवल पर नए स्टेप के साथ एक नई पॉलिसी के साथ एंटर किया है, जो कि पहले वाली पॉलिसी से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर आप श्रीलंका को देखें तो वर्ल्ड मैप के ऊपर ज्योग्राफिकली देख लेते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के दे रहा था कि श्रीलंका के मामले के अंदर भी चाइना जो है वो दोबारा से एंटर कर रहा है, और वहाँ एक मामला हुआ था अब से लगभग 2013 के आसपास, और उसके अंदर 2013 के अंदर महिंद्रा राजपक्षे जैसे बहुत ही कद्दावर नेता जो थे वो इलेक्शन हार चुके थे। और ऐसी सिचुएशन में रानिल विक्रमसिंघा से लेकर श्री सेना जैसे जो लीडर्स थे वो नेता बने। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये रेड डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गूगल मैप का ही हम यूज़ कर रहे हैं, इस रेड डॉट को अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हम्बनटोटा पोर्ट है। और इस हम्बनटोटा पोर्ट की अगर आप लोगों को कहानी पता हो तो वो ये पोर्ट जो है ये असलियत में चाइना के डेट ट्रैप का ही नतीजा है। ये श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री, और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया के जो है बिल्कुल इस लोकेशन पर प्रेजेंट है कि इंडिया की इस पूरे इलाके के अंदर जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए चाइना का एक बहुत ज़बरदस्त प्लान था, और वो ये था कि श्रीलंका जैसे छोटे देश को लगभग 13 बिलियन डॉलर दे देना। और इस 13 बिलियन डॉलर को देने के बाद, और किसी को भी कोई भी देश, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई भी बैंक जो है वो अगर लोन देता है, अगर कोई बैंक लोन देता है तो वो आपकी क्रेडिट वैल्यू देखता है। क्रेडिट वैल्यू का मतलब ये है कि क्या आपको जो भी लोन दिया जाएगा, क्या आप उस लोन को वापस देने में सक्षम हैं? आपको जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो भी लोन दिया जाएगा, क्या आप उस लोन को वापस दे पाएंगे? जब आप उस लोन को वापस दे पाएंगे तभी आपको बैंक जो है वो लोन देता है। और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जो भी कंपनीज हैं या दुनिया की सबसे बड़ी जो भी पैसा उधार देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो IMF है और दूसरा वर्ल्ड बैंक है। और यही दोनों की दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी भी देश को लोन देती हैं। वर्ल्ड बैंक हालांकि इजी लोन्स देता है और वो किसी के भी डेवलपमेंट के काम आता है। IMF जो है वो असली बैंक की तरह काम करता है, लेकिन IMF के अंदर से या IMF से लोन लेने का मतलब ये होता है कि आपको उसके बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी और उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ, आप उसका लोन जो है वो वापस दे सकते हैं, आप उससे जो लोन लेंगे वो वापस दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गांव के अंदर एक बैंक है और दूसरा साहूकार है। और ये जो बैंक है ये नॉर्मली किसी भी इंसान को आंख बंद करके लोन नहीं देता, उसकी टर्म्स कंडीशंस हैं। अब एक किसान जो है या एक आम आदमी जो है वो कभी कभी बैंक के पास से लोन नहीं ले पाता, तो ऑब्वियस सी बात है वो साहूकार के पास जाएगा और उससे कहेगा सर प्लीज़ यार मुझे लोन दे दो। अब साहूकार जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करता है साहूकार, अगर आप इस साहूकार को देखें तो नॉर्मली इस कहानी को इस तरीके से समझेंगे कि नॉर्मली एक साधारण व्यक्ति है, एक कॉमन मैन है। अगर इस कॉमन मैन को देखा जाए, अगर आप ये देखें कि साधारण व्यक्ति है यानी एक कॉमन मैन है, इस कॉमन मैन या फिर आप गांव के अंदर देख सकते हो या फिर आप गांव के अंदर पीजेंट यानी किसान को देख सकते हो। इस कहानी को आप इस तरीके से समझिए, चाइना किसी को किस तरीके से फंसाता है। पीजेंट जो है उसे लोन की ज़रूरत होती है या फिर उसे क्रेडिट यानी पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की अगर ज़रूरत है उसको तो ऑब्वियस सी बात है, लोन या क्रेडिट की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास नॉर्मली दो चांसेस होते हैं। एक चांस वो होता है उसके पास, या एक ऑप्शन उसके पास ये होता है, एक जो उसके पास विकल्प होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है बैंक का। लेकिन बैंक जो है वो ये देखता है कि वो किसान जितना लोन मांग रहा है क्या वो किसान उस लोन को वापस करने की कंडीशन में है। अगर जो किसान लोन मांग रहा है, अगर उसकी क्रेडिट वैल्यू उतनी है और उस हिसाब से वो लोन को वापस कर देगा तो बैंक उसको लोन दे
दे देगा जो इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में है, क्योंकि बैंक कभी भी आपकी किसी प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर नजर गड़ाकर नहीं बैठता। बैंक चाहता है आप उससे पैसे लें, उसका ब्याज और उसका लोन वापस कर दें, फिर दोबारा वो बैंक आपको पैसे दे दे, फिर आप ऐसे साइकिल चलाते रहें। लेकिन असलियत में बैंक चाहता है कि आपकी कुछ क्रेडिट वैल्यू हो, आप पैसा वापस करने की हिम्मत रखते हो। जब बैंक आपको उस तरीके का पैसा देने से मना कर देता है या बैंक को लगता है कि आपकी क्रेडिट वैल्यू अच्छी नहीं है और आप उस पैसे को ले जाएंगे, आप उस पैसे को डुबो देंगे या फिर उस पैसे से का रिटर्न बैंक को नहीं मिलेगा और बैंक को किसी भी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है, ऐसे में आप जाते हैं, आप जाएंगे गांव के साहूकार के पास, और ये जो साहूकार है ये आपकी सारी माली हालत असलियत जानता है। अब मान लिया आप किसान जो हैं और इस किसान ने साहूकार यानी कि जिसे कहते हैं मनी लेंडर, और इस मनी लेंडर के पास जब आप गए तो इस मनी लेंडर के पास जाने के बाद आपने उससे कहा कि जी बाबूजी मुझे पैसा चाहिए। जब आपने उससे कहा कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे उधार चाहिए, साहूकार बहुत ही हंसते हंसते अपनी हिडन इंटेंशंस, अपनी छुपी हुई इच्छाओं के चलते, अपनी छुपी हुई मंशा के चलते वो क्या करता है, आपको कहता है ठीक है जी उधार ले जाओ, बोलो कितना चाहिए। आपने कहा साहूकार से कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक काम कीजिए मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, अभी मुझे छोटी सी कुछ चीज खरीदनी है, जो भी XYZ घर की जरूरत होती है। साहूकार ने आपको वो 1 लाख रुपया दे दिया और बहुत ही नॉर्मल सा या कुछ भी जैसा था ब्याज बताया। फिर साहूकार के पास आप गए और दोबारा कहा कि जी मुझे 2 लाख रुपए और दे दो। साहूकार ने मजे की बात ये वो 2 लाख रुपए भी आपको दे दिए। फिर आपको थोड़े दिन बाद बेटे ने मांगी बाइक और आपने कहा, या साहूकार ने किसान को 1 लाख रुपया और दे दिया, और इस तरीके से छोटे मोटे खर्चों को मिला के 5 लाख रुपए और दे दिए, और टोटल मिलाकर एक किसान के पास से लगभग आप ये देखते हैं 10 लाख रुपए मान लिया उस किसान को दे दिए। 10 लाख रुपए और धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी अगर आप 5 लाख रुपए मिला लें तो असलियत में किसान को उस साहूकार ने 15 लाख रुपए दे दिए। लेकिन वो साहूकार जानता है कि बैंक ने उस पे पैसे देने से मना कर दिया, और साहूकार बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये जो किसान है इसके पास 15 लाख रुपए देने के लिए किसी भी सूरत में नहीं है। किसान के पास 15 लाख रुपए किसी भी सूरत में देने के लिए नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अब साहूकार देखेगा कि एक ऐसा अमाउंट हो चुका है जिसे किसान वापस नहीं कर सकता, और साहूकार ने बहुत ही सयानेपन से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कहो या बहुत ही सयानेपन से कहो, इस किसान की जमीन के कागज अपने पास रखे हुए थे। इस किसान की जमीन के कागज अपने पास रखे हुए थे। अब साहूकार जानबूझकर कहेगा कि बाबूजी मेरे को मेरे 15 लाख रुपए दे दो। अब आप क्या करोगे? आपकी जो क्रेडिट वैल्यू है, जो आपकी आमदनी है, वो 15 लाख का ब्याज भी नहीं उतार पा रही है ढंग से, और वो महीने का अगर ब्याज 30,000 रुपए ले रहा है तो आपकी मंथली इनकम ही 20,000 है और ब्याज आपसे मांगा जा रहा है 30,000। ऐसी सिचुएशन में आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मैं चीन की चालबाजी समझा रहा हूं कि किस तरीके से चीन ये सारा खेल खेलने जा रहा है या खेल रहा है। आपका मंथली जो ब्याज है 2% के हिसाब से वो ले रहा है 30,000, आमदनी है 20,000, चलो 30,000 या 40,000। ऐसी सिचुएशन में आप अगर देखें तो आपके पास उस ब्याज को देने के पैसे नहीं हैं। अब साहूकार बार बार दबाव डालेगा पीजेंट के ऊपर कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। जब ये शोर मचना शुरू होगा, ऐसी सिचुएशन में किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब वो साहूकार से पूछेगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, बाबूजी मैं पैसे नहीं उतार सकता, बस इतना बता दो मैं पैसे कैसे उतारूं, या कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं आपके पैसे वापस कर पाऊं। अब साहूकार कहेगा, एक काम करे यार, तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, कोई बात नहीं, मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए, मेरे भी बीवी हैं, बच्चे हैं, जो भी इमोशनल है। आपके पास एक जमीन पड़ी हुई है, आपके पास एक जमीन पड़ी हुई है, और वो जो जमीन है, वो आपका जो एसेट है, वो मुझे दे दो। असलियत में मे बी पॉसिबल उसके एसेट की कीमत 50 लाख रुपया हो सकती है। अब किसान के ऊपर यही दबाव डाला जाएगा कि ये जमीन मुझे दे दो।
इमेजिन करके देखिए, 15 लाख रुपए हैं, उसका ब्याज 10 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए ब्याज के, और सब कुछ मिला मिलू के 15 लाख रुपए हो गए। चलो उससे भी ऊपर हो गया। अब 15 लाख रुपए किसान नहीं दे पा रहा है तो पीजेंट क्या कहेगा? पीजेंट कहेगा भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, पैसा क्या कैसे उतारा जाए। तो साहूकार कहेगा एक काम करिए, जमीन जो है, ये जो लैंड है तेरी, ये जो एसेट है, ये मुझे दे दे, और ये जो जमीन है ये मुझे देगा तो तेरे कर्जे को माफ कर दूंगा। मैं ऊपर से कुछ ले ले थोड़ा बहुत, और अब ऊपर से कुछ ले ले मतलब चल 5 लाख रुपए ले ले, चल 10 लाख रुपए ले ले, क्योंकि जमीन के कागज से लेकर बाकी सारी सिचुएशन तो किसान के पास, किसान के साहूकार के पास ही है। इन शॉर्ट ये कि साहूकार ने अब किसान को अपने जाल में फंसा लिया और किसान को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये एक चाल होती है गांव के साहूकार की। ऐसा ही एक साहूकार पूरी दुनिया के अंदर चाइना है, और वो गरीब देशों को ढूंढ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन ये साहूकार, ये मनी लेंडर जो है वो चाइना है, और वो ऐसे ऐसे गरीब देशों को ढूंढ रहा है, ऐसे ऐसे गरीब देशों को ढूंढ रहा है, और इन्हीं गरीब देशों में एक है श्रीलंका। अब चाल समझिए श्रीलंका के साथ क्या है और असलियत में टारगेट क्या है। श्रीलंका के साथ चाल ये है कि असलियत में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो यहां पर इंडिया है। इंडिया के चारों तरफ इसने घेरा बनाना है, और इसी घेरे के चलते इसने पाकिस्तान तो खैर अपना दुश्मन है ही, पाकिस्तान को फंसा रखा है। नेपाल भी आजकल उसी की ट्यून्स पे नाच रहा है, और इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर भी ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हैं, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट श्रीलंका और मालदीव्स, इन दोनों देशों को भी। यहां पर श्रीलंका के साथ जो नई, यानी इन सबको अपने कर्ज के जंजाल में फंसा रखा है, और श्रीलंका को और डिक्लेयर्ड मैनर में 13 बिलियन US डॉलर का कर्जा दे रखा है। 13 बिलियन US डॉलर का कर्जा देना अपने आप में मायने रखता है। चीन ने एक छोटे से देश को, जो कि जिसका पूरा साल का जो GDP है वो 13 बिलियन डॉलर नहीं है, उसको 13 बिलियन डॉलर दे दिया, और वहां की नासमझ सरकारों ने इलेक्शन जीतने के नाम पे या कैसे भी नाम पे, इमेच्योर डेमोक्रेसीज ने वहां पर पूरे का पूरा कब्जा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस कर्जे को लेकर डेवलपमेंट करना शुरू किया। लेकिन जब चाइना ने इस कर्ज को वापस मांगा तो श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। श्रीलंका के पास यहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए श्रीलंका की सरकार के ऊपर दबाव डालकर यहां हम्बनटोटा नाम का जो पोर्ट था, जो भले ही इकोनॉमिक लेवल पर यानी आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन हम्बनटोटा जो है वो स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक तौर पर ये बहुत ज्यादा मजबूत है। स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर ये, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो कुछ माइल्स की दूरी पर है। यहां से इंडिया जो है वो कुछ 100 माइल्स की दूरी पर है, या कुछ 100 माइल्स के अंदर अंदर ही आ जाएगा। और इंडिया की जो नेवी है, इंडिया की जो नेवल फोर्स है, उस पर नजर बनाए रखी जा सकती है। और यहां इस रूट के ऊपर जो उस एरिया से जाने वाला रूट है, अगर आप देखेंगे इस हम्बनटोटा पोर्ट के थ्रू, इस रूट पर, इस ट्रेड रूट पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश चाइना कर सकता है, अगर चाइना की यहां पर प्रेजेंस है तो। और इंडिया यहां पर इतना पास है कि दोनों तरफ से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये लोकेशन बहुत है। यहां अगर आप देखें तो इसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा करने के लिए चाइना ने श्रीलंका को पहले तो कर्ज के जाल में फंसाया, और ये कर्ज का जाल इतना ज्यादा हो गया ये कर्ज का जाल, कि अब कोई प्रॉब्लम यहां पर चाइना को रही नहीं, और चाइना के अंदर श्रीलंका सरकार को सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन ये बचा कि भैया ये पोर्ट ले जाओ।
अब पोर्ट ले जाने के बाद वहां पर पॉलिटिकल सिनारियो बन गया, पॉलिटिकल इशू बन गया, और पॉलिटिकल इशू 2013 के बाद ये पॉलिटिकल इशू बना, और इस पॉलिटिकल इशू बनने के चलते श्रीलंका की जो अपोजिशन पार्टियां थी, जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो अपोजिशन वाली पार्टियां थी, जो विपक्षी दल थे, उन्होंने इसको राजनीतिक इशू बनाया, और इसकी वजह से महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी हार जाती है और रानिल विक्रमसिंघे और मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार आ जाती है। अब यहां पर कहीं ना कहीं इन दोनों को इंडिया के फेवर में देखा गया, लेकिन चाइना इस चीज को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और चाइना ने इस पॉलिटिकल गेम का भी तोड़ निकाल लिया। नॉर्मली क्या था, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी इसके खिलाफ एक इशू डेवलप करना शुरू करेंगी। भाई गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट को चाइना का सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है वो उस इशू को, अपोजिशन पार्टी उस इशू को अपने फेवर में भुनाने के लिए और सरकार को कमजोर करने के लिए, लोगों के वोट मांगने के लिए आगे बढ़ाएगी। यहीं से इसी सिचुएशन को चाइना ने समझा और चाइना ने एक नया प्लान बनाया। प्लान ये है जो कि 11 जून की बैठक से नजर आया और 12 जून को उसकी रिपोर्ट आई, और आज के दिन वो मीडिया खबरों में है कि असलियत में मामला क्या था। चाइना ने क्या किया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, भाई चाइना में तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रोल है, अपोजिशन है ही नहीं, चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रोल है, अपोजिशन तो वहां पर है ही नहीं। तो चाइना ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल मेजर पार्टीज ऑफ श्रीलंका, ऑल मेजर पार्टीज ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जितनी भी मेजर पार्टीज हैं ऑफ श्रीलंका, उनकी एक मीटिंग करवाई और इसी को कहा गया बेल्ट एंड रोड, मतलब चाइना श्रीलंका बेल्ट एंड रोड पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइंट कंसल्टेशन। बेल्ट चाइना एंड श्रीलंका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑल पॉलिटिकल ज्वाइंट पॉलिटिकल बेल्ट एंड रोड पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइंट कंसल्टेशन, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइंट कंसल्टेशन। अब ये ज्वाइंट कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि असलियत में अब चाइना की पॉलिसी को समझिए, अब चाइना की राजनीति को समझिए कि चाइना ने पहले इंडिया के पास एक ऑप्शन होता था या किसी भी दूसरी ग्रुप्स के पास एक ऑप्शन होता था कि वो किसी भी तरीके से अपोजिशन पार्टीज की मदद से चाइना के अगेंस्ट एक अपब्रिंगिंग खड़ी करें, चाइना के अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा करें और उस मूवमेंट को इस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि चाइना इज देयर एनिमी एंड चाइना इज मेकिंग देम कॉलोनी, एटलीस्ट एन इकोनॉमिक कॉलोनी, जो कि डिक्टेटरशिप या पपेटरी गवर्नमेंट्स की फॉर्म में चलेगा। चाइना ने इस ऑप्शन को भी अब बंद करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब असलियत में ऑल मेजर पार्टीज ऑफ श्रीलंका अगर वहां पर जाकर बैठ जाएंगी, यानी चाइना की गोद में सारी ही पार्टी जाकर बैठ जाएंगी, हु विल क्राई अगेंस्ट चाइनीज एट्रोसिटीज, चाइनीज एट्रोसिटीज की क्राई मतलब अगेंस्ट कौन बोलेगा। और यहां से एक कॉलोनाइजेशन ऑफ चाइनीज ऑफ श्रीलंका बिगन। यहां से कॉलोनाइजेशन ऑफ श्रीलंका जो है, यानी श्रीलंका का एक नए तरीके का न्यू टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशन वुड बिगन।
नई तरीके का उपनिवेशवाद चालू हो जाएगा, नई तरीके की व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी, जिसके अंदर श्रीलंका की गवर्नमेंट, श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टीज, दिखने में तो श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन वहां पर कोई भी सरकार आए वो चाइना की कठपुतली होगी। और अगर सारी पार्टीज को चाइना साधने में कामयाब हुआ, चाइना सभी पार्टीज और मैक्सिमम मेजर पार्टीज को अगर चाइना हिट करने में कामयाब हुआ, टारगेट करने में कामयाब हुआ, तो यहां पर इसका बुरा असर यह होगा कि अब पॉलिटिकल मुद्दा, चाइना श्रीलंका के जितने मर्जी रिसोर्सेज लूटता रहे, चाइना श्रीलंका के जितने मर्जी एट्रोसिटीज करता रहे, जितने मर्जी रिसोर्सेज लूटता रहे, जितना मर्जी उससे पैसा उगाता रहे, वहां पर किसी भी मामले में चाइना के अगेंस्ट या चाइना के नाम की कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा और चाइना वहां हर चीज को माइक्रो मैनेज करने की कंडीशन में, सिचुएशन में आ जाएगा और वहां पर कोई भी इंसान चाइना के अगेंस्ट वॉइस रेज करने की यानी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यहां पर ये एक नया प्लान चाइना के सामने आकर खड़ा हो चुका है, यहां पर एक नया प्लान चाइना के सामने आकर खड़ा हो चुका है, जो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बुरा प्रूव होगा श्रीलंका के लिए। और ऐसी बुरी सिचुएशन में जब भारत के भी हालात खराब हैं, ऐसी बुरी से भारत भी कहीं ना कहीं चाइना से उलझा हुआ है और अपनी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है। एक मेडिकल इमरजेंसी जो है वो पूरे के पूरी दुनिया के अंदर लागू हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में कैन यू इमेजिन, पूरे का पूरा श्रीलंका डूबने की सिचुएशन में है, इंडिया क्या कर पाएगा? भाई सोचने वाली बात है। इंडिया तो बाद की बात, यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा, इंडिया तो बाद की बात है, यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूएसए ने अपनी एड भेजी श्रीलंका के लिए, श्रीलंका ने कमेटी बनाई जो चाइना की इन्वेस्टमेंट के मामले में कभी नहीं बनी। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो राजपक्षे हैं, राजपक्षे ही, महिंद्रा राजपक्षे के भाई ही हैं, उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका की अगर ये एड ले ली गई तो श्रीलंका के लिए बहुत बुरा होगा। कैन यू इमेजिन, चाइना से जब एड ली गई तो ऐसी कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई, लेकिन अमेरिका से एड लेने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हम अमेरिका से एड क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए चाइना ने, चाइना के दबाव में कहो या चाइना के इशारे पर कहो, श्रीलंका एक कमेटी बनाता है और अमेरिका जैसे बड़े देश की एड को मना कर देता है। यह सबसे बड़ी सिचुएशन है, यह सबसे बड़ी सिचुएशन है कि श्रीलंका भी कहीं ना कहीं चाइना की गोद में खेल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर भारत का चाइना के साथ किसी भी तरीके का एक वायलेंट एंगेजमेंट होता है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तो श्रीलंका कम से कम हॉस्टिलिटी ना दिखाए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस तरीके की जरूर करेगा जो आने वाले समय के लिए भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, यहां हमारी सरकार को समझने की जरूरत है, या सरकार को तो देखो, मेरे को अपनी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, असलियत में वो इस चीज के ऊपर बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई ना रास्ता निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी समझने की जरूरत होती है कि आम जनता जो जानना चाहती है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार जो है वो लगभग इस तरीके से एक कदम उठाएगी और इसको इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे जिसके अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट कहो, अपना ट्रेड कहो, अपना कुछ भी कहो, वो श्रीलंका के साथ बढ़ाए, लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाए या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करे, कुछ भी करे। आपके इंडिया की मजबूरी है, आपके पड़ोसी बार बार लगातार आपके विरोध में जाते जा रहे हैं और चाइना चेकबुक के दम पर उनको अपने कर्ज के जंजाल में फंसा चुका है। डेट ट्रैप जो हमारे पिछले वीडियो को के मोहन सर ने बनाया, उसी डेट ट्रैप को भी अगर आप देखें तो यही डेट ट्रैप है और ये नेक्स्ट लेवल ऑफ डेट ट्रैप है, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेट ट्रैप इन श्रीलंका। बहुत हार्मफुल है। श्रीलंका चाइना की कॉलोनी बनता हुआ नजर आ रहा है, भले ही वैसी कॉलोनी नहीं जैसी कि इंडिया जो थी वो यूके की थी, बिल्कुल ऐसी कॉलोनी जरूर कि चाइना वाले जो हैं वहां से बैठकर फोन करेंगे, बीजिंग से एक फोन होगा और श्रीलंकन गवर्नमेंट वैसे एक्ट करेगी, यानी बीजिंग में बैठे बैठे कोई उंगलियां हिला रहा होगा और यहां पर गवर्नमेंट वैसे वैसे पपेट्री की फॉर्म में, कठपुतली की फॉर्म में चलती चली जाएगी।
अब श्रीलंका ही नहीं, चाहे नेपाल हुआ, नेपाल के अंदर अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि विपक्ष ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उसी की पीएम ओली की जो पार्टी है उन्हीं के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और इसमें सबसे जो बुलंद आवाज़ है वो मिस्टर प्रचंड की है। अगर आप देखें तो माधव कुमार नेपाल की भी इसी के अंदर आवाज़ शामिल है। वहाँ तो कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन चाइना ने यहाँ तो पूरे विपक्ष को ही खरीद के रख दिया यार। क्या किया जाए जब विपक्ष ही आवाज़ ना उठाए और विपक्ष किसी दूसरे देश की गोद में खेल रहा हो। इस सिचुएशन को समझिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, इंडिया को क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। वैसे मैं भी अगली वीडियो के अंदर एक कंबाइंड पर्सपेक्टिव के अंदर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।